इस लेक्चर में हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन अर्थात निरूपण में जो हार्मोन के द्वारा जो नियंत्रण होता है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। इम्प्लांटेशन से पहले एक जो इवेंट होती है वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बारे में हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था उसमें जाना था कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन की हम बात करें तो जब फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो करते हैं तो ग्रो करते करते वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज या एक प्रकार के फॉलिकल से दूसरे प्रकार के फॉलिकल में चेंज होते हैं। जैसे प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर ग्रेफिन फॉलिकल। तो इस प्रकार ये जब इस स्टेज पे पूछता ग्रेफिन फॉलिकल के स्टेज में तो फिर ये एक तरह से फुल ग्रोथ हो जाती है। और इस स्टेज के बाद में जो उसका पुटी के तरल जो होता है उसमें ग्रेफिन फॉलिकल में उसमें जब वृद्धि होती है तो इस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन से, संचयन से इस फॉलिकल पर प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ता तो क्या होता है कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं ये फट जाते हैं। और फटने का ये जो प्रोसेस होता है ये इसके बारे में अलग अलग राय है साइंटिस्ट की। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस प्रेशर की वजह से जो लिक्विड एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, इस प्रेशर की वजह से पड़ते हैं। और कुछ ये मानते हैं कि जो फॉलिकल के जो चारों ओर जो थीका एक्सटर्ना की सेल्स होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना जो लेयर होती है उसमें से थीका एक्सटर्ना लेयर की जो सेल्स है वो एक प्रकार का एंजाइम सिक्रेट करती है। और ये जो एंजाइम होता है यही ग्रेफिन फॉलिकल के बस्ट होने के लिए या फटने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रक्रिया के साथ ही जो सेकेंडरी oocyte होती है, जब ग्रेफिन फॉलिकल के स्टेज तक जब ग्रोथ होती है तो उस टाइम उस फॉलिकल में जो एग होता है वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है। तो जब ये बस्ट होती है, बढ़ता है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक जो अंड कोशिका है, डिम्ब कोशिका, वह कोरोना रेडिएटा या क्यूमुलस ऊफोरस कोशिका के साथ में बाहर निकल जाती है। कहाँ से? ओवरी से बाहर निकलती है। ओवरी अंडाशय से बाहर निकलने के बाद ये सेकेंडरी oocyte आ जाती है पेरिटोनियम जो कैविटी होती है उसमें। और यहाँ से फिर जो ओविडक्ट का जो फेलोपियन ट्यूब का जो माउथ होता है वहाँ के आसपास ये रिलीज होती है और वहाँ से फिर ये एंटर कर जाती है फेलोपियन ट्यूब में। ग्रेफिन फॉलिकल से जो डिम्ब कोशिका की विमुक्ति होती है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रेफिन फॉलिकल बस्ट होता है और सेकेंडरी oocyte उसमें से रिलीज होती है, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 28 डे का होता है ये साइकिल, तो उसमें जो ओवेरियन साइकिल में जो 14th डे होता है उस 14 डे को सामान्यतः ग्रेफिन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। और अब इसमें हार्मोन का क्या रोल होता है इसकी बात करें तो जो ओवेरियन साइकिल में और डिम्बोसाइट दोनों हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब हमने पीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया तब हमने जाना कि अगर पीयूष ग्रंथि से पुटिका उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मुक्त होता है, ये अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है जो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और डिम्बोत्सर्ग जो होता है ओव्यूलेशन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अगर पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के कुछ समय पहले की हम बात करें तो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है उच्च स्तर, वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर धनात्मक फीडबैक का असर करता है। इसका परिणाम क्या होता है कि एस्ट्रोजन के एडिनो हाइपोफिसिस अग्रपीयूष ग्रंथि पर प्रभाव के कारण हाइपोथैलेमस भी स्टिमुलेट होता है और हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी अधिक मात्रा से ही ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये एफएसएच के सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है, पर ओव्यूलेशन के बाद जो बची हुई ग्रेफिन पुटिका होती है उसके अंदर एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि ये इसके उपस्थिति में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन प्रारंभ करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट मुक्त हो जाती है, उसके बाद जो बचाव पार्ट होता है उसका, वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन जब होता है तो इनमें से प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में जो ओवरी होती है वो एम्ब्रियो के निरूपण के लिए, भ्रूण के निरूपण के लिए अर्थात इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है। जो गर्भाशय की हम बात करें, गर्भाशय प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में जो एम्ब्रियो होता है उसके निरूपण के लिए तैयार होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो अंड का निरूपण हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है, तब उसके बाद में इम्प्लांटेशन या निरूपण होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओवरी में होता है, जैसा कि भी बताया मैंने कि वो जो ग्रेफिन फॉलिकल का जो बचाव पार्ट होता है उससे बनता है, तो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो, और बाद में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उससे प्लेसेंटा बनती है। तो वो हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, वो ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करते हैं जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अगर वो तो वो कंडीशन होती है जबकि फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो फिर इम्प्लांटेशन या निरूपण भी नहीं होगा। तो फिर एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और अग्रपीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है, तो उसका सिक्रेशन धीरे धीरे पुनः बढ़ने लगता है। ये उससे पहले तो क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है और एलएच का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच और एलएच से कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होते हैं, लेकिन एफएसएच जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। अंडाशय में जो फॉलिकल्स होते हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो नया अंडाशय का चक्र शुरू होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होगा, इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी बढ़ने लग जाता है, लेकिन एलएच का सिक्रेशन कम हो जाता है क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन, वाइजेस्ट्रोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एलएच के सिक्रेशन को रोक देते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे
अपघटित हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफिन फॉलिकल के बच्चे भाग से तो पहले से बना कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया, डीजेनरेट हो गया और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन हार्मोन की कमी के कारण अब दूसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रारंभ हो जाता है, और इन पर हार्मोन की कमी के कारण जो अग्रपीयूष ग्रंथि होती है उससे FSH का सिक्रेशन शुरू हो जाता है और एक नया अंडाशयी चक्र ओवेरियन साइकिल प्रारंभ हो जाता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि रजोनिवृत्ति नहीं होती है। और अब हम इम्प्लांटेशन की बात करें तो एम्ब्रियो के जो मदर के गर्भाशय में लगने वाले भाग के नज़दीक आने और एक स्थान पर लग जाने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन इज द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एट विच द एम्ब्रियो अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल से एम्ब्रियो अटैच होता है, इसी को ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस स्टेज पर जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की वो होती है ब्लास्टोसिस्ट। वो जब बढ़ता हुआ भ्रूण या ट्रोफोप्लास्ट एक और काफ़ी मोटा हो जाता है। इस ओर के भ्रूण कोश में इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि इसकी जो कोश भित्तियाँ होती है इतनी शीघ्र नहीं बन पाती। इसका फलस्वरूप सिंचियोट्रोफोप्लास्ट बन जाता है। ये उत्तक मैटरनल गर्भाशय की दीवार पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय करता है और ज़्यादा मात्रा में उत्पत्ति के कारण काफ़ी दूर तक ये एंटर हो जाता है। एम्ब्रियो का जो शेष भाग होता है वो गर्भाशय या यूट्रस की गुहा की ओर निकला जाता है। अब जो एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस या गर्भाशय की जो वॉल होती है उसके भीतर कितना एंटर होता है, इसके आधार पर मेमन्स में जो इम्प्लांटेशन होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, सतही निरूपण। दूसरा होता है अकेंद्रीय निरूपण, एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। और तीसरा है अंतराली निरूपण या इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। सतही निरूपण या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन की हम बात करें तो उसमें जो कोरियन सेक होता है वो ग्रोथ करके यूट्रस के कॉन्टैक्ट में आता है। कोरियन सेक ये ग्रोथ करके यूट्रस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। इस प्रकार का जो इम्प्लांटेशन या निरूपण होता है वो सुपरफिशियल या सतही इम्प्लांटेशन या निरूपण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे मंकीज में या डॉग में इस तरह का इम्प्लांटेशन पाया जाता है, जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये सुपरफिशियल को ही डिनोट करता है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इस प्रकार के निरूपण में इम्प्लांटेशन में जो कोरियनिक सेक कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड में रहता है जो कि जो मेन गुहा होती है यूट्रस की उसके संपर्क में नहीं आता। इसका एग्जाम्पल है माइस में या स्क्विरल में, गिलहरी में ये पाया जाता है एक्सेंट्रिक प्रकार का। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है इंटरस्टिशियल, इसमें क्या होता है कि कोरियनिक सेक यूट्रस के और अंदर तक प्रवेश करता है, और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस में, चमगादड़ में आदि में। तो ये तीनों प्रकार के जो इम्प्लांटेशन है इसके डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है
इसको हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इम्प्लांटेशन भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनके कंट्रोल में होता है, हॉर्मोन्स के प्रभाव में ही इम्प्लांटेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो यूट्रस की एक जो स्तर होता है, एंडोमेट्रियम स्तर, उस कला को निषेचित जो अंडा होता है, फर्टिलाइज एग जो कि अब जाइगोट कहलाता है, उसको रिसीव करने के लिए तैयार करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूट्रस से संबंधित लक्षणों के जो भी करेक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए आवश्यक होते हैं, उसके लिए प्रेरित करता है। यूट्रस की दीवार का भीतरी स्तर मोटा हो जाता है। ये मोटा हो जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और साथ में ही इसमें कुछ पदार्थों का डिपोजिशन होता, संचय होता है, जैसे वसा और ग्लाइकोजन, इनका स्टोरेज होता, संचय होता है, ताकि आगे इम्प्लांटेशन में हेल्प मिले। तो जो निषेचन के बाद में जो जाइगोट होता है, उसके निरूपण के बाद में प्लेसेंटा का भी निर्माण होता है बाद में, तथा प्लेसेंटा भी हार्मोन सीक्रेट प्रारंभ करती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी बना हुआ रहता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जैसा कि पहले बताया था, वो किससे बनता है? वो ग्रेफिन फॉलिकल के जो बाकी बचे हुए हिस्से से ये बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उनका सिक्रेशन प्रारंभ कर देता है। प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। तो प्लेसेंटा वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का और इसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो इम्प्लांटेशन होता है, निरूपण होता है, वो हॉर्मोन्स का उसमें काफ़ी रोल होता है, क्योंकि हार्मोन ही जो गर्भाशय की जो वॉल है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें, वो उसको इसके लिए तैयार करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए, निरूपण के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट होता है, जाइगोट फिर आगे उसमें क्लीवेज होने के बाद में ये एक से अधिक सेल्स बन जाती है, तो ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो उस स्टेज में आके ये यहाँ पे उससे अटैच हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसमें ये जो हार्मोन होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।